और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किसका कितना दांव इस बार देखने को मिलने वाला है। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात तेजी से बिछनी शुरू हो गई है। एनडीए विपक्ष दोनों ही अपने अपने सामाजिक समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। एक और जनता दल यूनाइटेड के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी ने भी यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दूसरी ओर एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम और दलित बहुल सीटों पर अपनी सक्रियता बढ़ाकर समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को सीधी चुनौती दे दी है। बहराइच, बिजनौर और सहारनपुर जैसी अहम सीटों पर ओवैसी की चुनावी रैलियों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। अब माना यही जा रहा है कि इन क्षेत्रों में उनकी सक्रियता विपक्षी वोटों के समीकरण को प्रभावित कर सकती है। वहीं एनडीए के सहयोगी दल भी अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल दिया है। राजभर ने तंज कसते हुए यह कहा है कि खबरें हैं कि अखिलेश यादव इस बार परिवारवाद की छवि से बाहर निकलने के लिए अपनी पार्टी में सफाई अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इन राजनीतिक बयानबाजियों और नई चुनावी सक्रियताओं ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव केवल दलों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक समीकरणों और गठबंधन की राजनीति में और वोट बैंक की नई रणनीतियों को भी बड़ी परीक्षा इसमें देखने को मिलने वाली है। और आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के चयन, सीटों के बंटवारे और गठबंधन की दिशा तय करने के साथ साथ यूपी की सियासत और अधिक दिलचस्प होने की संभावना है। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि आखिर कितनी तैयारी किसकी इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। और क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दमखम इस वक्त भरती भी नजर आ रही है कि जीत तो हमारी ही होगी, लेकिन जनता आखिर किस पर भरोसा जताने वाली है, इंतजार 2027 का। लेकिन उससे पहले जबरदस्त बयानबाजी उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी के, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। इस चर्चा की शुरुआत कपिल जी मैं आपके साथ ही करूंगी। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस बार? चुनाव है, लेकिन अब एआईएम और अब तो एलजेपी भी चुनावी मैदान में है। और सबसे बड़ी संकट तो देखिए मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ही मानी जा रही है। मानते हैं कि चुनौती है ये दोनों ही पार्टियां? देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो उस चुनाव में सभी के लिए हम समझते हैं चुनौती होती है। केवल ऐसा नहीं है कि इनके आ जाने की वजह से चुनौती हो रही है। जिनका आप नाम ले रहे हैं ये तो बरसाती मेढक हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इनको जानती है? क्या इन दिन जो लोगों की बात कर रहे हैं इनके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन में भी दम है? क्या कहीं जिले का, नगर का संगठन खड़ा है? क्या बिना संगठन के आप चुनाव लड़ करके जीतने में सक्षम हो सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो फिर आप खड़े क्यों हो रहे हैं? तो खड़े इसलिए हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको स्पॉन्सर्ड कर रही है। और वो इसलिए कर रही है कि जो आधा परसेंट 1% वोट इनका ये काटने में अगर सक्षम हो जाए तो हो सकता है भाई कि समाजवादी पार्टी को ये परास्त कर सके। तो वो दिन ये भूल जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार जनता है। इसने 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में बता दिया है कि कौन किधर कितने पानी में। तो हकीकत यही है कि अगर इन्होंने सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी की आपने रैली को देखा कपिल जी, और जो वहां पर उनका संबोधन हुआ है वो आपने सुना होगा। वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। तो क्या इस पर विचार होगा? देखिए, गठबंधन करने का जहां तक विचार है तो वो हमारे नेता के पास आकर के मिले। भाई ओवैसी साहब जब सहारनपुर तक आ सकते हैं, बिजनौर में आ सकते हैं, कहीं अन्य जगह बहराइच में आ सकते हैं, तो क्या लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आवे अगर वाकई लड़ना हो? और या जानबूझ के पब्लिक डोमेन में एक बात छेड़ करके निकल जाना है? क्योंकि आप तो हाथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किए हैं। साक्षी जी महाराज ने तो खुलेआम तौर पे कहा था कि ओवैसी जी हमारा समर्थन करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। बिहार में वो चुनाव लड़े थे, उन्होंने हमारा सहयोग और समर्थन किया था।
तो क्या पूरे देश की जनता ये नहीं सोचती है कि एक सीट की सांसद की सीट निकालने वाले या दो विधायक लेने वाली पार्टी पहले उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जहां चुनाव होता है वहां भाजपा को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने कैसे पहुंच जाती है? आखिर इनका अच्छा। फाइनेंसर कौन है? क्या कभी इन पे कार्रवाई होती है? अगर ये 15 मिनट के अंदर पुलिस फोर्स हटा लेने की और देश को देख लेने की बात करते हैं तो इनके ऊपर एनएसए की लगा करके कार्रवाई क्यों नहीं होती एक है? तरफ तो आप इनकी ये कह गिरफ्तारियां रहे क्यों नहीं हैं होती? कि बात इस चीज ए की है। आई एम बीजेपी की बी टीम है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर लखनऊ आते हैं बातचीत करेंगे तो हम साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। क्या ये मान के चले, आप ये कह रहे हैं मैं तो श्रीवास्तव जी? इसलिए कह रहा हूं कि हाँ, जो इन्होंने पब्लिक डोमेन में जानबूझ के आप लोगों के लिए एक मसला फेंक देते हैं उसका समाधान हो ठीक जाएगा। है। ना नॉर्मल तेल होगी और ना राधा ये नाचने आएंगी। हाँ, ठीक है। अवधेश जी, क्या वाकई में AIM बीजेपी की बी टीम है? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं, कपिश जी तो ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं वैसे ही AIM के की जो पार्टी है वो एक्टिव हो जाती है। ये आरोप लगा रहे हैं कपिश जी। देखिए पुनीता जी, कौन किसकी बी टीम है ये देश बहुत अच्छी तरह से जानता है। समाजवादी पार्टी का जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो भी पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानता है। अभी कह रहे हैं कि इनका संगठन मजबूत नहीं है। आपका कितना संगठन मजबूत है? आप तो अभी तक जो है सीटों पर लड़ाई लड़ रहे हो। आपका तो गठबंधन ही पता नहीं किसके साथ होता है। जिसके साथ गठबंधन होता है, गठबंधन के बाद उसी को आप गाली देते हैं। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव ने भरे मंच से कहा था कि भाई कांग्रेस से बड़ी चोर कोई पार्टी नहीं है, उस पर विश्वास मत करना। उसके साथ गठबंधन करके बैठे हुए हैं। अरे अपनी बात करिए कपीश जी, आप क्या करेंगे? जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको देखते हुए भाजपा तो अपना काम कर रही है जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर। ठीक है, आपकी पार्टी क्या कर रही है कि तो ना तो नीति है जनता के पास ले जाने के लिए कि हम ये काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका काम तो जनता ने बहुत अच्छी तरह से देखा है कपीश जी। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने बखूबी देखा है। किस तरह से एक विशेष समुदाय पर समाजवादी पार्टी की कृपा होती थी और बाकी सब लोगों को छोड़ दिया जाता था अनाथ की तरह। कोई योजना आ रही है तो सबसे पहले एक विशेष वर्ग को दी जाती, बाकी सब अपने अलग बैठे रहते थे, देखते रहते थे कि हमें कब मिलेगी। गरीबों को हक मारकर एक विशेष वर्ग को दिया। ना जाने कितने अवैध ऐसे मदरसे खोले गए जो केवल कागजों में थे, जिसका पैसा समाजवादी पार्टी की सरकार से जाता था। वो भी अब बंद हुए हैं भाजपा सरकार में। योगी जी के कार्य, योगी जी की मेहनत के कारण योगी जी ने काम किया उसके ऊपर योगी सरकार ने, तब उसके बाद जो जानकारी निकली कि कम से कम 6,000 से ज्यादा अवैध मदरसे ऐसे निकले थे जिनका कोई अता पता नहीं था, केवल कागजों में चलते थे। उसका पैसा समाजवादी पार्टी से जाता था। अरे अब समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अपाहिज बना दिया था आपने। बड़े बड़े उद्योगपति आने से डरते थे अपना बिजनेस करने से उत्तर प्रदेश में। आज कम से कम उसी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहे हैं। और जो मैं बता दूं, जो 2017 से पहले जो बेरोजगारी दर 18% थी, वो घटकर इस समय 3% हो गई है। क्या बात करेंगे? जो समाजवादी पार्टी सरकार छोड़ के गई थी, केवल उस समय समाजवादी पार्टी के शासन में लेकिन अवधेश जी, आखिर बीजेपी को इस बार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सहयोगी दलों को ताड़ना पड़ा है उत्तर प्रदेश में? LJP, JDU? नहीं, देखिए पुनीता जी, क्या होता है गठबंधन होता है, समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन। हमारे पास हमारा तो जो एनडीए है, हम तो विस्तार कर रहे हैं उसका। हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता सीटों को लेकर, तो जो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इनका तो सीटों को लेकर बंटवारा हो रहा है। क्योंकि इनकी तो परिवारवाद की भी सीटें होती हैं। भाई समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के परिवार में कितनी सीटें हैं बताइए आप? वो मांगेंगे कम से कम 8-10 सीटें अपने परिवार के लिए। कांग्रेस अपने परिवार के लिए मांगेगी। तो इनकी तो आपसी तो लड़ाई है ना, आपसी जो कलह है कोई सुलझा लें पहले, तो उसके बाद तो फिर चुनाव लड़ेंगे। ये सच्चाई है ये पुनीता जी। सच्चाई यही है आज के समय में उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार भाजपा पर अपना विश्वास जताया है, एनडीए पर विश्वास जताया है कि हमें जो उत्तर प्रदेश भयमुक्त बनाया जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने, इससे तीसरी बार भी प्रचंड 2024 में लोकसभा के नतीजे याद है ना अवधेश जी? 2024 के नतीजे याद है ना? 24 के नतीजे मुझे याद है। 24 लोकसभा का चुनाव था, लेकिन लोकसभा विधानसभा में जमीन आसमान का फर्क होता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुमराह करने का काम किया था उस समय जनता को, ठीक है, वो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आप देख लेना, आज एक लिख लीजिए कोरे कागज पर, अगर 10 से 15 सीटें ज्यादा इनकी सीट आ जाए ना समाजवादी पार्टी गठबंधन की, बता देना आप चुनाव के बाद
ज्यादा से ज्यादा 15 सीट मान के चलिए आप। हाँ, कितना भी कोशिश कर ले, क्यों क्यों आप सोचिए ना। अभी क्या बताइए कहा कपिल जी, तो जनता को गुमराह करने का काम किया है आप लोगों ने, जिस वजह से नतीजे 2024 में ऐसे आए थे। और दूसरा, परिवारवाद को लेकर ओपी राजभर ने भी कहा कि इस बार तो सफाया होने वाला है, और अवधेश जी भी यही कह रहे हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा। पुनीता जी, हमारे उपाध्याय जी जो हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इसी तरीके से ये लोकसभा में भी देख रहे थे। 80 में 80 सीट लाने का दावा कर रहे थे और अपने 33 सीट पे सिमट गया। बताइए इनकी बातों पर कोई विश्वास करेगा क्या? इनकी जो 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी होने जा रही है, जो इन्होंने 2 बार विधानसभा के अंदर अपना वादा घोषणा पत्र लेकर के आए, संकल्प पत्र जिसको ये कहते हैं, जो इन्होंने 3 बार लोकसभा के संकल्प पत्र को लाने का क्या उसमें एक भी वादा पूरा किया? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के कथनानुसार जो घोषणा पत्र में था, क्या इन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी? क्या इन्होंने केंद्र सरकार के हिसाब से 24 करोड़ नौकरियां दे दी? तो सब तो इनका पोल खोल रहा है। एक बुलेट ट्रेन लेकर के नहीं आ पाए, लखनऊ की मेट्रो को एक स्टेशन आगे नहीं बढ़ा पाए। उत्तर प्रदेश में बताने के लिए कोई चीज नहीं है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बात करते हैं, हम पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया में काशी में जरा बता दें कि कौन है, काशी का कौन माफिया है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया में ये बता दें कि जौनपुर का कौन माफिया है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया में ये बता दें कि क्या बोलते हैं प्रतापगढ़ का कौन माफिया है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया में बता दें कि गोंडा का कौन माफिया है? अरे एडीआर की रिपोर्ट है कि आपके 33 ऐसे सांसद हैं जिन पर हीनियस क्राइम है। आपके 45 ऐसे विधायक हैं उत्तर प्रदेश में जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है। उत्तर प्रदेश जो है वो दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न में नंबर 1 देश पर है। 15,500 से ज्यादा केस दलित उत्पीड़न के इनके ऊपर रजिस्टर है, जो इनके ही सरकार में हुआ है। आप देखिए महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। और ये सपने देख रहे हैं, ये बता रहे हैं सपने देख रहे हैं। बेरोजगारी दर बता रहे हैं पहले से कम हुई। अरे आप बताओ, श्रम कार्यालय ही आपने बंद कर दिया। आपने श्रम कार्यालय के साथ जो रोजगार कार्यालय आते थे, जहां से सरकारी रोजगार दिए जाते थे, आपने वो आंकड़ा ही बंद कर दिया। तो हकीकत ये बताना पड़ेगा कि आंकड़ों की बाजीगरी आप कहां से लेके आते हैं? जब सरकारी आंकड़े ही बेरोजगारी के आने बंद हो गए तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आप बेरोजगारों के साथ कहां खड़े हैं। आज जंतर मंतर पर जिस तरीके की भीड़ लगी हुई है, आज जो मारकाट हो रहा है, हाथ पैर फूल गए। इतनी ज्यादा दिल्ली के अंदर पब्लिक है। आखिर तानाशाही पूर्वक इन्होंने सोनम वांगचुक को क्यों उठा लिया? आखिर इन्होंने नेहा को क्यों उठा लिया? तो हकीकत यही है, पूरा देश का बेरोजगार इनके खिलाफ है। राम मंदिर के चोरी का जो प्रकरण है, राम मंदिर के अंदर जिस तरीके से इन्होंने राजनीतिक गिरफ्तारी और डकैती कराने का काम किया, उत्तर प्रदेश की जनता चुप है। जिस तरीके से बद्रीनाथ टेम्पल को लूटने का काम किया, जिस तरीके से केदारनाथ टेम्पल को लूटने का काम इन्होंने किया है, वो अद्वितीय है। आपके सामने है कि ये लुटेरों की सरकार है। ये भगवान राम को लाने की बात करते थे, ये भगवान के राम रतन के लुटेरे निकल गए। इसीलिए कहा जाता है ये हमेशा राम में बगल में छुरी, भाजपा की है ये मजबूरी। अब इसको कहने की जरूरत नहीं है। अवधेश जी और कपिल जी एक एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि दलितों को यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया जाता है, बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर तो बीजेपी ये कह रही है, आपने तमाम ऐसे काम गिनवा दिए कि जो वादे किए गए थे, जो घोषणा पत्र में तमाम चीजें कही गई थी, वो जमीनी स्तर पर दिख नहीं रही है। लेकिन इस बार तो बड़ा मुद्दा बीजेपी का मुझे लगता है कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी ये कह रही है कि हमने बदलाव किया है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। तो इस पर क्या कहेंगे आप कपिल जी? देखिए पुनीता जी, बहुत स्पष्ट सी बात है। हमारे मित्र जानबूझ के हमारे बोलने पर बीच में बोल रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव शायद मेरा नाम है, लेकिन हमारे मित्र भी बोलना शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश एनसीआरबी का आंकड़ा समाजवादी पार्टी नहीं जारी करती है, आपके पास भी है। 2023 तक का ही डाटा है, 24, 25, 26 का डाटा नहीं है। और 23 तक में देख लीजिए, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलितों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में नंबर 1,
जितने आपके जो साइबर क्राइम हो रहा है उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है। हीनियस क्राइम में आ जाइए, ये हत्या के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ये हत्यारों की सरकार चल रही है, लुटेरों और रैजनों की सरकार चल रही है। राम मंदिर में जिनको राम को लाने का वादा करते थे, उनका चंदा चोरी करते हुए, उनका चढ़ावा चोरी करते हुए उनके राम रतन के लुटेरे ये निकल गए। जिस तरीके से उन्होंने 1400 करोड़ का चंदा पहले गटकार मार दी थी, उसी तरीके से 1250 शिलाएं जो स्वर्ण शिलाएं थी, जो कि हीरो मित्र और माणिक्यों से गढ़ी हुई थी, उनको लूटने का काम इन्होंने किया। एसआईटी के अंदर चोरों को बैठा दिया। एसआईटी का अध्यक्ष 420 467 का मुजरिम है। आप बताओ उसके ऊपर कौन भरोसा करेगा? ये चंपूलाल चोर अंदर क्यों नहीं हुआ, ये इनको बताना पड़ेगा। ये गोविंद जी अंदर क्यों नहीं हुए, ये गोपाल जी अंदर क्यों नहीं हुए, ये अनिल मिश्रा डकैत अंदर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर ये अंदर हो जाएगा तो चौकीदार ही चोर साबित हो जाएगा। चौकीदार ने न्यास का गठन किया था और अटल जी ने कहा है संसद के अंदर में। देखिए, दो चीजें यहाँ पर है। कानून व्यवस्था का बार बार आप हवाला दे रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कह रहा है, दोस्ती हो गई है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है। मैं आ रही हूँ कपिल जी, मैं आ रही हूँ। अवधेश जी, देखिए विपक्ष ये कह रहा है कि वादे जो अब तक हुए इन 9 सालों में वो पूरे हुए नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर जो यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें भी सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ पारिवारिक को लेकर लगातार जो आप यहाँ पर आरोप लगाते रहे हैं परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर, ये तो समस्या आपकी पार्टी में भी है ना। आप अपने सहयोगी दलों को देख लीजिए, क्या परिवारवाद को यहाँ बढ़ावा नहीं दिया गया है? पहली बात तो ये, क्या समस्या से विपक्षी दलों में ही है? क्योंकि इन दो चीजों का जवाब दीजिएगा। एक तो ये कानून व्यवस्था को लेकर, दूसरा ये परिवारवाद को लेकर जो आप आरोप लगाते रहे, ये समस्या तो बीजेपी के सहयोगी दलों में भी है ना। देखिए पुनीता जी, कानून व्यवस्था की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बनाने का काम किया था सपा ने। जिस उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होते थे, देखिए आपने प्रश्न कुछ और किया, ये उत्तर कुछ और दे रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट इनसे पूछिए कि काशी का माफिया कौन है, इनसे पूछिए कि जौनपुर का माफिया कौन है, इनसे पूछिए प्रतापगढ़ का माफिया कौन है, इनसे पूछिए गोंडा का माफिया कौन है, इनसे पूछिए कि गाजियाबाद का माफिया कौन है। तो ये बताने के लिए तैयारी नहीं होंगे। इनसे पूछिए गोरखपुर का माफिया कौन है, इनसे पूछिए गोरखपुर का माफिया कौन है, इनसे पूछिए बस्ती का माफिया कौन है, इनसे पूछिए देवरिया का माफिया कौन है। तो ये अपने माफिया बताने की बात ही नहीं करेंगे। एडीआर की रिपोर्ट है कि सारे माफिया आपके पास हैं। ये ब्रजेश सिंह कौन है, ये ब्रजेश सिंह कौन है? दाऊद इब्राहिम के शूटर रहे हैं, इनके ऊपर 80 से ज्यादा हत्या के मामले हैं। इनकी वाइफ को आपने एमएलसी बनाया हुआ है, इनका भतीजा आपकी पार्टी में है, ये स्वयं आपकी पार्टी में है, ये आपको सपोर्ट करते हैं। तो जो लोग आपके साथ है, अच्छा ये बताइए अतीक अहमद की जिसने हत्या की थी, वो तीनों किसकी पार्टी के थे? वो भारतीय जनता पार्टी से थे। वो भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग में देखे जाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, वो बजरंग दल के मेंबर थे। उनके हाथ में विदेश की रिवॉल्वर देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया था। कपिल जी, मेरे सवाल को सुन लीजिए आप, माफिया है, फिर आगे जवाब दीजिएगा। कपिल जी, चल रही है, ये एडीआर की रिपोर्ट कह रही है कि माफियाओं की सरकार चल रही है। कपिल जी, एक बात मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी। इस बार देखिए, मैं लौट रही हूँ, अवधेश जी मैं लौट रही हूँ। कपिल जी, असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि गठबंधन में अगर साथ चुनाव लड़ा जाता है तो ठीक है, फिर सीट बंटवारे को लेकर आगे बातचीत होगी, लेकिन अगर नहीं तो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया गया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के द्वारा। यानी कि उत्तर प्रदेश की 50% से ज्यादा सीटों पर जो चुनाव है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। ऐसे में इसमें से कई ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, और ऐसे में आपको लगता नहीं है कि इनके उतरने के बाद, यानी कि अगर AIM जमीनी स्तर पर अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका खामियाजा आपको सीधे तौर पर भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि हम पिछले कई चुनावों के नतीजों पर अगर नजर डालते हैं तो काफी स्थिति अच्छी हुई है जमीनी स्तर पर AIM की, और अब तो पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं खुद असदुद्दीन ओवैसी। देखिए पुनीता, हकीकत इस बात की है कि अगर ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से या AIM एक नाम रख लेने की वजह से अल्पसंख्यक के वोटों को भागीदारी प्राप्त कर लेंगे तो वो नहीं। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब से लेकर के तमाम मुस्लिमों के विरुद्ध उत्पीड़न हुआ, एक बार भी आवाज उठाने का काम उन्होंने संसद के अंदर नहीं किया। उत्तर प्रदेश में उनकी कौन सी जिला इकाई और नगर इकाई खड़ी थी?
इस बात को उठाने के लिए कि भैंस चोरी के मामले में, बकरी चोरी के मामले में आज जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की पूरी तैयारी, यानी विद्यालय गिराने की तैयारी चल रही है। लोग कहते थे कि विद्यालय बनाए जाते हैं, गिराने की कार्रवाई चल रही है, वैसे क्यों शांत बैठे? क्या बात करते हैं आप? उसको नॉलेज होगी आपकी सरकार के जमाने में। चलिए ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है और वक्त इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया न्यूज।